हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एबी कोचिंग सेंटर में। हम लोग क्लास 12th के भौतिक विज्ञान के अनसॉल्व का सलूशन देखने जा रहे हैं और आज हम लोग 2023 का पहले सेट का सलूशन इस वीडियो में देखेंगे। इस 2023 में 7 सेट का एग्जामिनेशन हुआ है, 7 सेट में, और ऐसे ही 2022 का, 21 का और 20 का जो पेपर है उनका भी सलूशन मैं बहुत ही जल्द इस चैनल पे अपलोड करूंगा, क्योंकि मुझे पता है आप लोगों का पेपर बहुत पास में आ गया है और 20-22 दिन पेपर के रह गए हैं, तो इसलिए मैं बहुत जल्दी ज्यादातर वीडियो को एक प्लेलिस्ट बना के आप लोगों के सामने रख दूंगा। ठीक है, इस पर बने रहिए। यहाँ पे आप एक तो कंफर्म है कि मतलब भौतिक विज्ञान का सबसे बेहतरीन तरीके से एक्सप्लेनेशन आप देखोगे। इसमें हमने रसायन विज्ञान के भी कुछ कर रखे हैं, जिसपे आप लोगों ने रिक्वेस्ट की थी कि फिजिक्स का भी ले आया जाए इसमें सोल्यूशन, तो मैं फिजिक्स का सोल्यूशन लेके आया हूँ आप लोगों के समक्ष। तो देखिए, पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा दे रखा है कि चांदी का परावैद्युतांक की कितना होता है। की का मान देखिए 0 दे रखा है। क्या परावैद्युतांक 0 होता है या -1 होता है या +1 होता है या अनंत होता है? परावैद्युतांक का मान कितना होता है? तो सबसे पहले ये जानते हैं कि परावैद्युतांक होता क्या है, फिर देखते हैं इसकी वैल्यू कितनी है। ये तो यहाँ पे केवल आपसे चांदी का पूछ रखा है, अलग अलग चीजों का है। एक साथ मैंने लिस्ट बनाया, उसका आप लोग फोटो खींच लेंगे, स्क्रीनशॉट ले लेंगे और उसका सलूशन आप लोग देख लेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पर दे रखा है सबसे पहले कि परावैद्युतांक है क्या। ठीक, डाई इलेक्ट्रिक इसको इंग्लिश में बोलते हैं, डाई इलेक्ट्रिक या परावैद्युतांक होता क्या है। तो देखिए, इसी को अपेक्षिक वैद्युतशीलता भी कहते हैं, इसे ER से प्रदर्शित करते हैं। होता क्या है, देखिए, माध्यम की वैद्युतशीलता तथा निर्वात की वैद्युतशीलता के अनुपात को परावैद्युतांक कहते हैं, है ना। लिखा हुआ है, देखिए, माध्यम की वैद्युतशीलता तथा निर्वात की वैद्युतशीलता के अनुपात को अपेक्षिक वैद्युतशीलता या फिर परावैद्युतांक के कहते हैं। तो यहाँ तो स्पष्ट हो गया कि परावैद्युतांक होता क्या है। अगर परिभाषा है तो आप ये लिख सकते हो। और देखिए आगे, ये एक नोट्स है मेरा, मैंने बच्चों को दे रखा है अपने कोचिंग के अंदर, ये बना के। देखिए, अलग अलग चीजों का यहाँ पे परावैद्युतांक दे रखा है। पहला दे रखा है परावैद्युतांक मात्रक विहीन तथा बीमा विहीन अनुपातिक नियतांक होता है। ये नोट है, ये मतलब इसके विषय में एक स्पेशल बात है। और आगे देखिए, विभिन्न माध्यमों के लिए परावैद्युतांक का मान दे रखा है। तो निर्वात के लिए परावैद्युतांक का मान होता है 1.000, वायु के लिए होता है 1.0005, हाइड्रोजन के लिए होता है 1.0026। इसी तरीके से कांच का दे रखा है 3 से 4, अभ्रक का दे रखा है 3 से 6, जल का दे रखा है 80 और चांदी का अनंत। ठीक है, तो इसमें हमारे पास देखिए दे रखा था चांदी का परावैद्युतांक पूछा है के का मान, तो चांदी का परावैद्युतांक अनंत होता है। ठीक है, तो आप लोग जितने भी चीजों को वहां पर दे रखा था उनका सलूशन कह रहा हूं, उसको आप लोग लिख के लर्न कर लीजिएगा, क्योंकि किसी एक चीज का पूछ सकता है। आगे चलते हैं हम लोग। देखिए प्रश्न पत्र में दूसरा क्वेश्चन हमारा दे रखा है ये NPN ट्रांजिस्टर के ऊपर, ठीक, जो कि सिलेबस में नहीं है। ठीक, तो इस पे स्टार मार्क्स दे रखा है, तो इसको करना नहीं है, तो इसको हम लोग छोड़ दे रहे हैं। फिर अगले पे आते हैं। देखिए, ये क्वेश्चन अच्छा है। बोला है पतले प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक क्या होगा यदि उसके अपवर्तक कोण, यानी प्रिज्म कोण जिसे A बोलते हैं, अपवर्तक कोण तथा विचलन कोण का मान समान हो। ठीक है, तो इसको देखिए सलूशन देखते हैं। इसको सॉल्व किया गया है आप लोगों के लिए। ये तो दूसरे चीजों का सलूशन। यहाँ देखिए, यहाँ आपके समझ रख रखा है। यहाँ पे देखिए मैंने लिखा है सेट फर्स्ट 2023 और इसके सारे सलूशन को यहाँ पे कर रखा हूँ। ठीक है, देखिए, अपवर्तक कोण दिया था और विचलन कोण, और बोला था ये दोनों बराबर हैं, तो हमने यहाँ पे लिख लिया है कि अपवर्तक कोण इसका A है तथा विचलन कोण इसका कितना है, डेल M है। ठीक, तो सूत्र इसका होता है डेल M = n-1 × A। यहाँ पे बोला है कि जो विचलन कोण ये है डेल M, ये बराबर है किसके, अपवर्तक कोण A के। ठीक, दिया गया है। तो आप खुद ही सोचिए, इसकी वैल्यू A के बराबर है, तो क्या इसकी जगह पे इस A को रख सकते हैं कि नहीं रख सकते हैं? बिल्कुल रख सकते हैं। तो इसी सूत्र के अंदर हम इस डेल M की जगह क्या रख दें, A रख दें। तो यहाँ पे जो दे रखा है यहाँ पे A चला जाएगा। तो देखिए यहाँ पे मैं A रखता हूँ, A बराबर, बाकी इधर वाला वही रहेगा n-1 × A, तो यहाँ पे वही रहा n-1 × A। अब देखिए, इस A को आप इस साइड भेजोगे तो A के नीचे जाएगा ये, तो ये हो जाएगा A/A
बराबर n-1, ठीक है। और a से a कैंसिल हो जाएगा तो कितना आएगा 1, तो 1 बराबर होगा n-1। -1 को जब इस तरफ भेजेंगे तो 1 है, अब -1 इधर आएगा तो +1 हो जाएगा बराबर n, तो 1 1 जुड़ के कितना आएगा 2, तो n का मान कितना हो जाएगा 2। तो देखिए जो हम लोगों को प्रश्न पत्र में पूछ रखा है कि विचलन कोण का मान पतले प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक कितना होगा, तो अपवर्तनांक यहाँ पे देखिए दे रखा है 2, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। ठीक, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है घ कि 4,1H1 जो है ये बन जाता है 2He4, मतलब हाइड्रोजन के 4 एटम संयुग्मित हो जाते हैं और हीलियम का एक परमाणु बनाते हैं और 2 बीटा कण और Q यहाँ पे चार्ज रहता है, एक्चुअली पॉजिट्रॉन वगैरह बनते हैं। ठीक है, तो ये क्या दिखाता है, क्या व्यक्त करता है? देखिए नाभिकीय विखंडन को व्यक्त करता है, नाभिकीय संलयन को व्यक्त करता है, नाभिकीय विघटन को व्यक्त करता है, या इनमें से कोई नहीं, ये ऑप्शन दे रखा है। तो देखिए 4 हाइड्रोजन के परमाणु हैं, ये एक साथ जुड़ते हैं, तो जब एक साथ जुड़ेंगे तो जुड़ने की प्रक्रिया क्या होती है? संलयन। टूटने की प्रक्रिया होती है विखंडन। तो यहाँ टूट तो रहा नहीं है, ये सब जुड़ रहे हैं, जुड़ने की प्रक्रिया को हम क्या बोलेंगे? नाभिकीय संलयन। सूर्य पर जो ये हाइड्रोजन एटम होता है वो जुड़ता है, जिसकी वजह से हमें ऊर्जा मिलती है। तो इस रासायनिक समीकरण को ना प्रोटॉन प्रोटॉन साइकिल के द्वारा दिखाया जाता है। मैं उसको आप लोगों को दिखा देता हूं एक बार, प्रोटॉन प्रोटॉन साइकिल क्या होता है, क्योंकि कई बार उसे भी पूछ लेता है कि प्रोटॉन प्रोटॉन साइकिल का वर्णन कीजिए। ठीक, तो देखिए 4 हाइड्रोजन परमाणुओं को जोड़ना था, तो देखिए पहले 1H1 आपस में जुड़े तो 1H2 बन गया और फिर एक बीटा पार्टिकल निकल गया और एक पॉजिट्रॉन। ठीक, आगे देखिए फिर 1H1 और इस 1H2 को लाइए यहाँ पे, तो ये एक और एक कितने बनेंगे? 2, तो यहाँ पे बन गया 2He हो गया, और एक और 2 कितने आएंगे? 3, तो यहाँ पे 3, ये हो गया ऊर्जा। ठीक है, अब इसमें क्या करना है? 2He3 के 2 एटम लीजिए, यहाँ पे भी 2He3, यहाँ पे भी 2He3, इन दोनों को जोड़िए, तो जोड़ोगे तो आपके पास मिल जाएगा 2He4, 1H1। ठीक, 2He, यहाँ देखिए 2 है तो 2He हो गया, और 3 और 3 तो 6 हुए ना, तो 6 में से 4 तो हीलियम पे चला गया, एक आपका इस H1 पे और एक इस पे चला गया। ठीक, यहाँ पे 2 और 2 कितने थे? 4, तो हमने 2 ही लिया था, तो हाइड्रोजन के एक एक बच गए, तो एक हाइड्रोजन ये, एक हाइड्रोजन ये। ठीक है, ये प्रोटियम है दोनों, 1H1 या 1H1। अब देखिए समीकरण 1 ये है, समीकरण 2 ये है, समीकरण 3 ये है। इन समीकरण 1 व 2 में 2 से गुणा करके तीनों को जब एक साथ जोड़ेंगे तो हमको यहाँ पे ये समीकरण मिलेगा, जो समीकरण आपको दे रखा था प्रश्न पत्र में कि 1H1 ये 4 हाइड्रोजन के नाभिक थे। ठीक है, ये चारों जुड़े हैं, तो जब संयुग्मित होंगे तो उन्हें हम क्या कहेंगे? संलयन। और ये संयुग्मित होके इस तरीके से रिएक्शन को कंप्लीट कर देते हैं। देखिए अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है निम्नलिखित में से कौन सा मूल कण नहीं है? पॉजिट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, अल्फा कण, न्यूट्रिनो। अल्फा कण जो होता है ना, ये तो हीलियम नाभिक होता है। नाभिक और मूल कण में अंतर है ना, तो मूल कण ये तीनों होंगे, अल्फा कण जो है वो मूल कण नहीं होगा। देखिए यहाँ पे लिखा भी है आपके लिए स्पष्ट कि अल्फा कण जो है वो क्या है? हीलियम नाभिक है। ठीक, अल्फा कण हीलियम नाभिक है, इसको 2He4 से प्रदर्शित करते हैं। मूल कण क्या होता है? परमाणु के विभाजन से प्राप्त जो कण होते हैं उन कणों को हम लोग कहते हैं मूल कण। तो परमाणु के विभाजन से हीलियम नाभिक तो मिलता ही नहीं है, क्योंकि हीलियम खुद ब खुद एक परमाणु है ना, तो ये खुद ही परमाणु है। अल्फा कण 2He4। ठीक, तो इससे स्पष्ट होता है कि अल्फा कण जो है वो क्या है? अल्फा कण एक नाभिक है और मूल कण में इसकी गिनती नहीं की जा सकती है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ये क्वेश्चन देखिए लिखा है कि प्रतिरोध R, प्रेरकत्व L तथा संधारित्र से श्रेणी क्रम में जोड़े गए हैं। प्रत्यावर्ती धारा स्रोत की आवृत्ति N तथा अनुनादी आवृत्ति NR किस स्थिति में धारा विभव से पश्चगामी होगा? जब n बराबर 0 हो, या जब n जो है वो लेस देन हो NR से, मतलब अनुनादी आवृत्ति से, या फिर जब आवृत्ति और अनुनादी आवृत्ति दोनों आपस में बराबर हो। R का मतलब है रेजोनेंस, रेजोनेंस का मतलब होता है अनुनादी। ठीक, या फिर बोला है कि जब आवृत्ति जो है अनुनादी आवृत्ति से अधिक हो।
इसको समझाने के लिए थोड़ा सा टाइम चाहिए, ठीक है। ये एक अच्छा टॉपिक है, इसको मैं एक्सप्लेन करूंगा क्योंकि आगे ऐसा एक क्वेश्चन और है। यहाँ पे बस इसका ऑप्शन समझ लीजिए। देखिए आप मैंने लिख रखा है कि कब कंडीशन में ऐसा हो पाएगा, जब आवृत्ति जो है अनुनादी आवृत्ति से अधिक होगी, तब इस क्वेश्चन को, तब इस स्थिति में धारा जो है विभव से पश्चगामी होगी, ठीक है। धारा जो है वो विभव से पश्चगामी होगी। यहाँ पे लिखा है किस स्थिति में धारा विभव से पश्चगामी होगी, तो इस वाले केस में होगी जब अनुनादी आवृत्ति जो है वो कम हो और आवृत्ति जो है वो ज्यादा हो, ठीक। आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए क्वेश्चन दे रखा है, खंड ब पे चलते हैं। इसमें दूसरा क्वेश्चन दे रखा है कि विद्युत चुंबकीय तरंगों के कोई दो मुख्य विशेषताएं लिखिए, ठीक है। तो देखिए इसके लिए भी हमने आप लोगों के लिए पहले से प्रिपेयर कर रखा है ताकि टाइम बच जाए आप लोगों का। देखिए इसमें पहली बात लिखी है विशेषता के अंतर्गत। सबसे पहले तो आप हेडिंग करोगे कि मुख्य विद्युत चुंबकीय तरंगों की विशेषताएं। इसमें पहला लिखेंगे विद्युत चुंबकीय तरंगों के संचारण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है। जैसे प्रकाश क्या है, एक विद्युत चुंबकीय तरंग है जो सूर्य से प्रकाश की किरणें आती हैं। तो आप सबको पता होगा कि सूर्य से प्रकाश की किरणें जब पृथ्वी पे आती हैं तो वो किसी चीज को पकड़ के नहीं आती हैं, किसी माध्यम से नहीं आती हैं, क्योंकि पृथ्वी और सूर्य के बीच में तो निर्वात भी है, वहां तो कोई माध्यम नहीं है, लेकिन फिर भी प्रकाश की किरणें आ जाती हैं, ठीक। तो स्पष्ट है कि विद्युत चुंबकीय तरंगों की तरंगे जो होती हैं उनके संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। दूसरा क्या है, यह प्रकाश के वेग से गमन करती हैं, यानी इनकी स्पीड जो होगी c कितना होगी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, है ना। इतना प्रकाश की चाल से गति करेंगे। अगली बात क्या लिख रखी है कि इनके पास ऊर्जा एवं संवेग होता है, ठीक है। विद्युत चुंबकीय तरंगे जो होती हैं उनके पास ऊर्जा भी होता है और संवेग भी होता है। तो ये 3 विशेषता है। आपसे 2 पूछा था, कोई सा भी 2 आप लिख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पे मैं ला दिया आपके लिए। अगला है, देखिए दूसरे का क तो हम लोग कर चुके। अब दूसरे का ख यहाँ पे दे रखा है, देहली तरंगदैर्घ्य से क्या तात्पर्य है, देहली तरंगदैर्घ्य से आप क्या समझते हो। ये भी अच्छा टॉपिक है। इसके लिए भी देखिए यहाँ पे आप लोगों के लिए आंसर लिख रखा है, समझते हैं इसको कि देहली आवृत्ति क्या होती है। लिखा है किसी धातु पर आपतित प्रकाश की तरंगदैर्घ्य की वह अधिकतम मान जिस तरंगदैर्घ्य का प्रकाश धातु पृष्ठ से प्रकाश इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित कर सके देहली तरंगदैर्घ्य कहलाता है। इसे लैम्डा नॉट से प्रदर्शित करते हैं, ठीक। और इसका फॉर्मूला क्या होता है, लैम्डा नॉट = c/v0। अच्छा, देहली तरंगदैर्घ्य मैं थोड़ा सा यहाँ समझा भी देता हूँ, स्पेस लेके देखिए। जैसे मान लीजिए कोई प्लेट है, ठीक है। इस प्लेट के अंदर इलेक्ट्रॉन है ऐसे, तो मान लीजिए एक ठो इलेक्ट्रॉन एकदम नीचे है और आप यहाँ पे कहीं मान लीजिए सूर्य है, सूर्य से प्रकाश की किरणें ऐसे निकल रही हैं। तो सूर्य से प्रकाश की किरणें जब निकलती हैं तो छोटे छोटे पैकेटों या बंडलों के रूप में आती हैं जिनमें ऊर्जा होती है। कितनी ऊर्जा होती है, तो भाई E = h/ν, इतनी ऊर्जा होती है, ठीक। E = h/ν। तो वो ऊर्जा जब इसको मिल जाएगी तो उसके बाद ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से गति करते 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 धातु के सतह पे पहले आएगा, ठीक है, और फिर सतह से बाहर आएगा। उसके बाद एक इसको गतिज ऊर्जा मिलेगी जिस गति से ये बाहर निकल जाएगा। तो यहाँ से आप मान लीजिए प्रकाश का फोटान में मान लीजिए ज्यादा ऊर्जा नहीं है, ऐसी फोटान यहाँ पे इतना ऊर्जा दिया इसको कि ये सिर्फ यहाँ से थोड़े दूर ही जा पाए, तब तो इलेक्ट्रॉन इसमें से निकल नहीं पाएगा। तो होता क्या है कि इससे जब प्रकाश की किरण पड़े तो फोटॉन के अंदर कम से कम इतनी ऊर्जा है कि इलेक्ट्रॉन जो है ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से अपने सतह तक आ पाए, ठीक है। देखिए इलेक्ट्रॉन धातु के अंदर से सतह तक आ पाए। तो जब धातु के अंदर से सतह तक आने के लिए जितने एनर्जी की जरूरत होती है उसको हम लोग वर्क फंक्शन बोलते हैं। तो वर्क फंक्शन W होता है h/0, ठीक है। तो यहाँ पे जो ये ν0 है ये आवृत्ति है। तो इसी आवृत्ति में जो लैम्डा होता है, जो तरंगदैर्घ्य होता है आवृत्ति के लिए, उसी तरंगदैर्घ्य को हम लोग देहली तरंगदैर्घ्य कहते हैं। मतलब उस तरंगदैर्घ्य की आवृत्ति हो जिससे इलेक्ट्रॉन धातु के अंदर से धातु की सतह तक बस आ जाए, ठीक। तो वही लिखा है किसी धातु पर आपतित प्रकाश, मतलब प्रकाश पड़ने पर तरंगदैर्घ्य की वह अधिकतम मान, तरंगदैर्घ्य का वह अधिकतम मान हो
जिससे तरंगदैर्घ्य का प्रकाश धातु पृष्ठ से प्रकाश इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित कर सके। मतलब इसके अंदर से इलेक्ट्रॉन जो है, ये इलेक्ट्रॉन जो है जो निकलेगा इसको प्रकाश इलेक्ट्रॉन बोलेंगे। तो इसके अंदर के इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित कर सके, कम से कम इतना तो रहे कि यहां से यहां बाहर तक आ जाए। ठीक है, तो उसी को हम लोग थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इंग्लिश में कहते हैं और देहली तरंगदैर्घ्य। और आगे देखिए इसे लैम्डा नॉट से प्रदर्शित करते हैं और ये इसका फॉर्मूला होता है कि लैम्डा नॉट इक्वल टू C/V। ठीक, तो ये तो बहुत ही अच्छा था और इसको याद भी रखना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछ लेता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए तीसरे सवाल पे, दूसरे का ग है। इसमें बोला है कि n बराबर 3/2 अपवर्तनांक वाले कांच के एक उत्तल लेंस को n/2 अपवर्तनांक वाले द्रव। यहाँ देखिए, यहाँ पे दिया है कि जो लेंस है ना उत्तल लेंस, उसका अपवर्तनांक कितना है 3/2, और जिस द्रव में डुबाया जा रहा है उस द्रव का भी अपवर्तनांक कितना है 3/2। तो जब इसमें डुबाया जाएगा तो उसकी फोकस दूरी और प्रकृति पर क्या प्रभाव पड़ेगा। इसका सलूशन देखिए, ये बहुत ही बेहतरीन है। ये आपको गाइड वाइड में तो नहीं दे रखा है अधिकतर जगहों पे, तो मैंने यहाँ पे सॉल्व कर रखा है सारे क्वेश्चन। न्यूमेरिकल्स तो बहुत अच्छे से क्लियर कराया हूं। देखिए इसमें फोकस दूरी के लिए एक सूत्र होता है 1/f = n2/n1 - 1 और ब्रैकेट में 1/r1 - 1/r2। ठीक है, ये एक फॉर्मूला होता है। आप लोग देखिए, ये उत्तल लेंस है जिसकी बात की गई थी, उत्तल लेंस, और इसकी अपवर्तनांक हमने n2 मान रखी है। उत्तल लेंस की अपवर्तनांक कितना दे रखा था 3/2। ये एक द्रव में डुबा दिया गया। ये जो द्रव है, इस द्रव का भी अपवर्तनांक कितना है 3/2। तो बोला गया है कि जब इस द्रव के अंदर इस लेंस को डुबाते हैं तो इस लेंस की फोकस दूरी कितनी हो जाएगी, एफ में क्या परिवर्तन आएगा फोकस दूरी में। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले तो ये आपका द्रव है जिसका अपवर्तनांक 3/2 है, और ये लेंस है, लेंस का भी अपवर्तनांक 3/2 है, और इसको इसमें डुबाया गया है। तो पहले तो इस फॉर्मूले को अप्लाई करिए, 1/f = n2/n1 - 1 और 1/r1 - 1/r2। अब देखिए n1 की वैल्यू 3/2 और n2 की वैल्यू 3/2। देखिए यहाँ पे दोनों दे रखा है, ये प्रश्न में दोनों दे रखा है। तो इन दोनों मान को ना इस सूत्र में रख दीजिए, तो क्या आएगा 1/f हो जाएगा, और यहाँ पे 3/2 हो जाएगा, और n1 की जगह भी क्या हो जाएगा 3/2। तो देखिए n2 का मान और n1 का मान दोनों 3/2 दिया था तो वही रख दिए, और माइनस का 1/r1 - 1/r2 कर दिया। ठीक, अब देखिए 1/f = ये पूरा से पूरा कट जाएगा, 3/2 से 3/2 पूरा कट जाएगा। तो पूरे से पूरा कटने के बाद आएगा कितना 1 -1, और ये हो गया 1/r1 - 1/r2। 1 से 1 को अगर आप घटाते हो तो 0 मिलेगा। ठीक है, 0 गुणे, अब बाकी ये सेम चीज यहाँ पर रख दी मैंने। जब 0 से इसको मल्टीप्लाई करोगे तो पूरा 0 हो जाएगा। अच्छा, ये 1/f का वैल्यू 0 है, f का वैल्यू 0 नहीं है, तो करेंगे क्या इसके लिए। देखिए थोड़ा सा इसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले ना 0 के नीचे 1 बढ़ा देंगे। ठीक है, और ये 1/f = 0/1 है। अब फिर इसको पलट देंगे, f को ऊपर रखेंगे और 1 को नीचे रखेंगे, तो f आ जाएगा ऊपर, 1 आ जाएगा नीचे। इसी तरीके से ये 1 ऊपर चला जाएगा और 0 नीचे आ जाएगा, तो ये कितना आएगा 1/0 आ जाएगा। ठीक, और जब 0 से 1 में भाग देते हैं तो अनंत बार जाता है। अतः इसकी फोकस दूरी जो होगी, देखिए यहाँ पे मैंने लिख रखा है कि फोकस दूरी लेंस की अनंत हो जाएगी। कब, जब इसका लेंस का अपवर्तनांक और द्रव का अपवर्तनांक दोनों का समान होगा तो फोकस दूरी हमेशा अनंत आएगी। ठीक है, अब जब अनंत आएगी तो अपवर्तन होगा नहीं होगा। तो अगर प्रकाश की किरण ऐसे निकलेगी तो सीधे चली जाएगी। ठीक है, अपवर्तन होगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि इसके अंदर कोई चेंज नहीं है, माध्यम जो है वो सघन और विरल बन ही नहीं रहा है, दोनों का अपवर्तनांक समान है। तो प्रकाश की किरण ऐसे जाएगी, और एक माध्यम से दो माध्यम में जाती है तो अपवर्तन होता है, इसमें अपवर्तन होगा ही नहीं, सीधे सीधे निकल जाएगी। जब ये प्रकाश की किरणें सीधे निकल जाएंगी तो इससे इसकी प्रकृति स्पष्ट होगी कि प्रकृति क्या आएगी इसकी प्रकृति आएगी समतल पृष्ठ जैसी। ये दो चीजें पूछ रखा था आपसे। पहला पूछ रखा था देखिए इसमें फोकस दूरी, और दूसरा पूछ रखा था प्रकृति, जो कि दोनों आपने कर लिए। ठीक, अब देखिए बढ़ते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल दे रखा है किसी ट्रांजिस्टर में धारा लाभ बीटा का क्या अभिप्राय है।
तो ये करना नहीं है क्योंकि स्टार मार्क्स है। इस पे आते हैं अंगप की 7n14 नाभिक पर कूलाम में आवेश की गणना कीजिए। ये भी अच्छा सवाल है, देखिए इसको भी यहाँ पर सॉल्यूशन दिया गया है आप लोगों के समक्ष। तो देखिए इसको समझते हैं। सबसे पहले हमने लिखा है कि N7 जो 7n14 है नाइट्रोजन, इसके नाभिक पर आवेश कितना है ये हमको निकालना है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर 7 दे रखा है ना, तो इसका परमाणु क्रमांक कितना है 7। अब प्रोटॉनों की संख्या इसमें कितनी आएगी 7। देखिए आप सभी जानते हैं कि जो नाभिक होता है एटम का वो बीच में होता है इस तरीके से, और इसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन इस तरीके से KLMN कक्षकों में गति करते हैं, है ना। इलेक्ट्रॉन KLM में इस तरीके से इलेक्ट्रॉन इसमें गति करते रहते हैं, और बीच में नाभिक होता है। नाभिक धनावेशित होता है, और नाभिक में कौन कौन रहता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, ठीक है। तो नाभिक में जो आवेश होगा वो प्रोटॉन की वजह से होगा। क्यों? क्योंकि न्यूट्रॉन उदासीन होता है, रहते तो दोनों हैं लेकिन आवेश केवल प्रोटॉन की वजह से होगा। तो प्रोटॉन पर जितना आवेश है नाभिक पर वही हमें चेक करके बताना है। तो देखिए हमने लिखा है कि नाइट्रोजन जो है 7H14, इसका परमाणु क्रमांक 7 है, अतः इसमें प्रोटॉनों की संख्या भी कितनी आएगी 7 आएगी। तो 7n14 के नाभिक पर आवेश, देखिए आवेश किसके बराबर होगा नाभिक पे इसके भाई 7 प्रोटॉनों पर उपस्थित आवेश के। न्यूट्रॉन का कोई लेना देना नहीं है क्योंकि ये उदासीन है। तो आप लिखोगे 7 प्रोटॉनों का आवेश, 7 प्रोटॉनों के लिए आ गया 7, और एक प्रोटॉन का आवेश होता है 1.6 × 10⁻⁻19, ठीक है। तो 7 का इसका गुणा करिए, 16 7 112 होता है देखिए, और एक अंक पर दशमलव लगा दीजिए तो 11.2 × 10⁻⁻19 कूलाम आएगा। और इस दशमलव को एक अंक इधर शिफ्ट करेंगे तो यहाँ +1 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 1.12, और जब धन 1 आएगा तो 19 में से 1 घटेगा तो -18 कूलाम आ जाएगा, ठीक। ये आंसर दे रखा है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन दे रखा है, एक हेनरी स्वप्रेरकत्व को परिभाषित कीजिए। एक हेनरी स्वप्रेरकत्व को परिभाषित कीजिए। इसकी भी परिभाषा अच्छे से लिख रखी है। देखिए यहां पर दे रखा है, यदि किसी कुंडली में 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित करने पर उससे बद्ध चुंबकीय फ्लक्स का मान 1 वेबर हो तो उस कुंडली का स्वप्रेरण 1 हेनरी होता है, ठीक है। परिभाषा आप पढ़ लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। यहां देखिए L = होता है φ/I। फाई की वैल्यू कितनी दे रखी है 1 वेबर और 1 एम्पियर। तो 1 वेबर 1 एम्पियर से जब भाग करते हैं तो कितना आता है 1 हेनरी आता है। तो वही बोला भी था कि 1 हेनरी स्वप्रेरकत्व, यहाँ L स्वप्रेरकत्व गुणांक होता है, ठीक है। तो ये उसकी परिभाषा है, आप लोग इसको लर्न कर लोगे। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन देखिए हम लोगों के समक्ष दे रखा है, ये खंड स। अब 2-2 मार्क्स के क्वेश्चन आना स्टार्ट हो गए। तीसरे का क है। इसमें देखिए लिखा है 45 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का एक इलेक्ट्रॉन 9 × 10⁻⁻5 वेबर प्रति मीटर वर्ग तीव्रता के चुंबकीय क्षेत्र में वृत्ताकार मार्ग में चक्कर लगा रहा है। वृत्ताकार मार्ग की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। आगे भी कुछ, हाँ वृत्ताकार मार्ग की त्रिज्या ज्ञात करनी है हमको, ठीक है। ये क्या है भाई, एक समान चुंबकीय क्षेत्र है। यहाँ देखिए इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे दे रखा है कि 9 × 10⁻⁻5 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर तीव्रता के चुंबकीय क्षेत्र में वृत्ताकार मार्ग पर चक्कर लगा रहा है। तो चलिए इसको समझते हैं। काफी अच्छे से ये न्यूमेरिकल ठीक दे रखा है। यहाँ देखिए हमने बना लिया एक समान क्षेत्र, ठीक है। एक समान विद्युत क्षेत्र, इसमें नहीं चुंबकीय क्षेत्र है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र है। इसमें एक कण है, कोई भी कण जब आप इसमें फेंकेंगे ना तो इसकी कण जो होगी, कण की जो पथ होगा वो वृत्तीय पथ पर गति करने लगेगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसका बल अंदर की तरफ लगेगा और ये इसकी त्रिज्या हो जाएगी जो हमें निकालनी है, और ये v वेग से भाग रहा होगा। तो वेग तो इसका इधर दिखाएगा, इसका इधर दिखाएगा, ठीक है। लेकिन f अनसाइड होने की वजह से इसका मार्ग कैसा हो जाएगा, वृत्ताकार मार्ग। तो जब किसी कण को एक समान चुंबकीय क्षेत्र में फेंकते हैं तो वो एक वृत्ताकार मार्ग पर चलता है, ठीक। तो उस वृत्ताकार मार्ग की त्रिज्या r हमको ज्ञात करनी है। तो देखिए क्या क्या दिया है। सबसे पहले हमको दे रखा है इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा
इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा कितनी है? 45 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब इलेक्ट्रॉन का आवेश देखते हैं। एक इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है? 1.6 × 10⁻⁻19 होता है। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता B का मान आपको दे रखा है 9 × 10⁻5 वेबर प्रति मीटर वर्ग, ऐसा दे रखा था। ठीक है, अब देखिए वृत्ताकार मार्ग की त्रिज्या निकालने के लिए R बराबर क्या होता है? mv/qr। यानी आप अगर ध्यान से देखो तो आपको mv/qb अगर आप रख दो तो यहां से R निकल जाएगा, और यही R हमको निकालना है इस क्वेश्चन में। तो सबसे पहले देखिए इसकी ऊर्जा कितनी है? 45 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अच्छा, इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा आप लोग थोड़ा धीरज रख के सोचेंगे तो पता चलेगा इलेक्ट्रॉन में ऊर्जा क्यों होती है, क्योंकि वो गति करता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन में गतिज ऊर्जा होती है, तो वही हमने लिखा है। देखिए इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा ½ mv², उसकी ऊर्जा के बराबर होगी 45 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यहाँ पे आ गया 45 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। आगे देखिए, यहाँ शायद दिख नहीं रहा है, 1 सेकंड का समय दीजिए। देखिए मैंने यहाँ पे लिखा है, थोड़ा सा ही दिखाइए भी। यहाँ देखिए ½ mv²/m/m, मैंने m और m से इसको गुणा किया है और बराबर इसके कितना आएगा? 45 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, हाफ यहाँ लिखा है 1/2, जो कि दिखाई नहीं दे रहा है, ये 1/2 है। 1/2 mv², ये ऊपर वाला ही है, सेम टू सेम। 1/2 mv² यहाँ पे है, और इसको गुणा किया गया है अंश में भी m से और हर में भी m से, m/m से गुणा किया गया है। तो ऊपर वाला m और ये m आपस में गुणा क्या बनाएंगे? m²। तो ये हो जाएगा m² v²। अब बटे नीचे क्या था? ये 2 था और ये m था, तो 2m है ना। m² v²/2m बराबर किसके होगा? 45 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के। तो आगे देखिए सॉल्यूशन अगले पेज पे बहुत अच्छे से क्लियर किया हूं। देखिए यहाँ पे वही आ गया था m² v²/2m = 45 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, ये आया कैसे था ये आप सबको पता होगा कि हमने क्या किया था कि ½ mv² जो था, ½ mv², इसी में ऊपर भी m से और नीचे भी m से मल्टीप्लाई कर दिया था। तो ये m क्या बना? m², और ये v था तो v², और 2 का m में मल्टीप्लाई होकर 2m², और ये बराबर किसके थे? 45 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के। ठीक है, तो देखिए इस हिसाब से अगर इसके अपन 1 करके मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूं तो 2m यहाँ चला जाएगा, यहाँ पे क्या बचेगा? mv²। तो ये बच्चा mv² बराबर 45 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और 2m इधर चला गया तो इनटू में आ गया 2m। ठीक, अब देखिए mv का ये दोनों पे वर्ग है, तो इस वर्ग को इधर भेजे तो ये पूरा केस में चला जाएगा, करणी में चला जाएगा। तो mv = 45 की वैल्यू 45 हो गई। इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मान होता है 1.6 × 10⁻⁻19, फिर 2 है तो हमने 2 लिख लिया, फिर गुणे ये m क्या है भाई? m इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है? 9.1 × 10⁻31। ठीक, अब देखिए अब क्या किया गया है, बहुत ध्यान से समझिएगा आप लोग। 45 में 2 से गुणा करो तो 45 दूना 90 आ जाएगा, और ये 10 के घात, ये 1.6 है तो 1.6 आ गया, और 9.1 है तो 9.1 आ गया। यानी सभी अंकों को एक तरफ किया गया और घात वालों को एक साइड करेंगे। ठीक है, तो ये 45 दूना ये बन गया 90, ये 1.6, ये 9.1, इतना आ गया। 10 के घात -19 और 10 के घात -31, जब घात समान हो तो आपस में जुड़ जाता है, तो 19 और 31 जुड़ के कितना आएगा? -50, क्योंकि ये माइनस ही है तो -50, 10 के घात -50 आया। ठीक, अब देखिए अब 90 का इसमें गुणा करिए 1.6 में, तो 16 9 144 होता है, तो 144, और फिर ये 0 आएगा, और एक अंक पर दशमलव है तो एक अंक पर दशमलव लग जाएगा, तो बचेगा कितना? केवल 144। तो इसको गुणा करके हमें मिलेगा 144, और ये बना 9.1 और गुणे 10 के घात -50। ठीक, आगे देखिए 144 किसका वर्ग है? तो हमने 12 का, तो 12 ले लिया, 12 × 144, तो यहाँ 12 आ गया। ठीक, ये 9.1 को इग्नोर कर दीजिए, बस 9 को लीजिए। 9 किसका वर्ग है? 3 का, तो यहाँ पे 3 ले लीजिए। और जब भी कोई घात हो तो घात जब करणी में से निकलता है तो आधा हो जाता है, तो 50 का आधा कितना होगा? 25, तो 10 के घात -25 आ जाएगा। ठीक, अब 12, 3 और 10 -25 आ गया, इन तीनों से इसका 12 आया, इसका 3 आया, इसका 10 -25 आया। अब गुणा कर लीजिए, 12 × 3 = 36 और 10 के घात -25। ठीक है,
अब हमें त्रिज्या निकालनी थी, तो देखिए अपने पास वही सूत्र है R = mv/qb। ठीक है, अब देखिए mv का मान तो यही है, क्योंकि हमने पहले देखिए ऊपर यहाँ पे ये mv तो निकाला है ना, mv निकाला है और इसका वैल्यू कितना है 36 × 10⁻⁻25। तो देखिए R = mv/qb है, तो यहाँ पे इक्वल करके हम mv की वैल्यू डायरेक्ट यहाँ से उठा के रख रहे हैं, तो कितना हो जाएगी 36 × 10⁻⁻25। क्यू इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है 1.6 × 10⁻⁻19, तो इतना लिख दिया। और इसमें b की वैल्यू दे रखी थी 9 × 10⁻5, ये दे रखा था, तो मैंने यहाँ पर रख लिया। आगे देखिए इसको समझते हैं। अब इसके बाद क्या होता है, इसमें देखिए केवल 9 से मैंने 36 को कैंसिल कर दिया, तो 9 चौक के 36, यहाँ 4 आ जाएगा, तो 4 आ गया × 10⁻⁻25। तो देखिए हमने लिख दिया 4 × 10 ये -25 था, ये 1.6 था, तो हमने 1.6 लिख दिया। अब -19 और -5, जब 10⁻⁻19 ऊपर जाएगा तो +19 हो जाएगा, तो देखिए 25 के पास में हमने +19 लिख दिया। और जब 10⁻⁻5 ऊपर जाएगा तो +5 हो जाएगा, तो इसको भी हमने +5 कर दिया। ठीक, तो ये हो गया 4 × 10⁻⁻25 +19 +5। ये +19 कहाँ से आया, यहाँ से, ये +5 कहाँ से आया, यहाँ से, और नीचे ये 1.6 बस बचा। अब देखिए एक अंक है, एक अंक पर दशमलव अगर इधर हटाएंगे तो ऊपर एक जीरो बढ़ाना पड़ेगा, तो दशमलव हटाया ऊपर एक जीरो बढ़ गया, तो कितना हो गया 40/16। ठीक है, दशमलव हट गया तो कितना हो गया 40/16। ये -25 है और ये +24 है, 19 और 5 जोड़िए कितना आएगा +24, तो ये आया +24 और -25। फिर -25 से 24 निकाल देंगे तो कितना आएगा 10 - 1 आ जाएगा। ठीक, अब आगे देखिए 40/16 है, तो हमने इसको ऐसे लिख दिया 40/16 गुणे 10⁻⁻1 को आप लिख सकते हैं 1/10। जैसे 1/a को हम लोग लिखते हैं a इनवर्स, या फिर 1/10 को इसी तरीके से हम क्या लिख सकते हैं 10⁻⁻1। 1/a को क्या लिख सकते हैं a इनवर्स, आप पढ़ेंगे। ऐसे ही 1/10 को क्या लिख सकते हैं 10⁻⁻1। तो 10⁻⁻1 का मान कितना हो जाएगा 1/10, इस तरीके से। तो 10⁻⁻1 का मान रख दिए 1/10, तो यहाँ ऊपर 1 है और नीचे क्या है 1/10। अब देखिए इस जीरो से ये जीरो कट जाएगा, बचा कितना 4/16 है ना, तो 4 से 16 भी काट दो, 4 1 कम 4, 4 चौक के 16, तो कितना आएगा 1/4 आ जाएगा। और 4 से भाग करिए 1 में, 1/4 का मतलब क्या होता है 0.25 मीटर, ये आ जाएगा आपका रेडियस। जो वृत्ताकार मार्ग पे कण चलेगा उस मार्ग की त्रिज्या r आएगा आपका 0.25 मीटर। ठीक, बढ़िया सवाल था। आप सब, उम्मीद है आप सबको समझ आया होगा। अगर आप लोगों को मेरी मेहनत पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक शेयर करें, ताकि उनकी हेल्प हो पाए, साथ साथ मेरी भी थोड़ी हेल्प हो जाए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन अपना दे रखा है ये क्वेश्चन बहुत ही शानदार है, क्योंकि ये डेरिवेशन ना ज्यादातर कराया नहीं जाता है कोचिंगों में या फिर कहीं भी आप पढ़े होते हैं, क्योंकि ये बच्चों के कॉमन सेंस पर डिपेंड करता है। देखिएगा इसका आंसर कितना बेहतरीन तरीके से निकलेगा। तो देखिए इसमें क्या लिखा है, यम द्रव्यमान तथा क्यू आवेश का एक कण एक समान विद्युत क्षेत्र E में विरामावस्था से चलकर d दूरी तय करता है। सिद्ध कीजिए कण द्वारा अर्जित वेग v बराबर √2qEd/m है। ठीक, ये दे रखा है। आप लोग जब भी ऐसा क्वेश्चन देखें और जिसका सलूशन आपको नहीं पता है, मतलब पता है तब तो अच्छी बात है, अगर नहीं पता है ना तो सबसे पहले सवाल को खूब अच्छे से पढ़िए। देखिए क्या लिखा है, यम द्रव्यमान तथा क्यू आवेश के एक कण एक समान विद्युत क्षेत्र E में विरामावस्था से चलकर d दूरी तय करता है, तो सिद्ध कीजिए कण का अर्जित वेग v बराबर इतना आएगा। ठीक, अब देखिए मैं कैसे कैसे किया हूं। देखिए सबसे पहले हमने लिख दिया कि सिद्ध क्या करना था, तो यहाँ पे स्पष्ट लिख दिया गया कि भाई सिद्ध करना है कि v बराबर √2qEd/m। उसके बाद ना जो यहाँ पे इसकी बॉडी दे रखी है सवाल की, यहीं से बनाना है। यहाँ पे जो ये बॉडी दे रखी थी यहाँ से यहाँ तक, इसी को बस अपने शब्दों में करके लिख दीजिए। जैसे यम द्रव्यमान तथा क्यू आवेश का एक कण इन्होंने बोला है, सेम टू सेम देखिए वही बात अपने शब्दों में लिखा हूं कि माना यम द्रव्यमान का एक कण जिस पर आवेश Q है एक समान विद्युत क्षेत्र E में विरामावस्था से चलकर d दूरी तय करता है।
ठीक, इतना तो समझ आया होगा। क्यों, ये देखिए कहीं से बाहर से अपने से याद करने की जरूरत नहीं है, जो इसमें दिया है ना वही बना के लिखिए आप लोग। ठीक, इसी से आपने बना के आंसर बना लिया। अब आगे देखिए, इन्होंने बोला क्या है, यहाँ पे एक खास बात बोली है कि एक समान वैद्युत क्षेत्र। ठीक है, एक समान वैद्युत क्षेत्र, तो एक समान वैद्युत क्षेत्र यहाँ पे बनाइए चित्र। यहाँ तो देखिए मैंने ऐसे ऐसे करके एक समान वैद्युत क्षेत्र बनाया है। कई लोग कहेंगे चुंबकीय क्षेत्र है, लेकिन मैं देखो यहाँ पर लिख रखा हूँ ई का मतलब होता है वैद्युत क्षेत्र। ठीक है, तो ये हमने वैद्युत क्षेत्र बनाया है। अब वैद्युत क्षेत्र में ये वो कण हो गया, हमने लिखा है ना माना यम द्रव्यमान का एक कण, तो ये वो कण हो गया। इसका द्रव्यमान कितना हो गया यम, और इस पर आवेश कितना हो गया क्यू। ये यहां से यहां तक इतनी दूरी चला है जिसका मान डी है। देखिए यहां से यहां तक कितना दूरी तक, डी दूरी तक चला हुआ है। ठीक है, देखिए अब ये जो कण यहां से यहां तक गया है जब, तो ये एक समान विद्युत क्षेत्र में गया है, तो विद्युत क्षेत्र के द्वारा कण पर बल लगेगा कि नहीं, जरूर लगेगा, क्योंकि कण आवेशित है। और आप जानते हैं प्लस प्लस एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, प्लस माइनस एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, तो बल तो जरूर लगेगा आवेशों के बीच में। तो वही हमने लिख लिया कि विद्युत क्षेत्र द्वारा कण पर बल, तो कण पर बल कितना लगेगा, F इक्वल टू क्यू ई। ये आप लोग पढ़े हैं, ठीक है, ये चैप्टर नंबर 1 में पढ़ाया गया है कि बल F बराबर होता है Q इंटू ई। आगे देखिए, आगे हमने लिखा इसी विद्युत क्षेत्र द्वारा कण पर किया गया कार्य। ठीक है, ये तो बल था, बल F बराबर क्यू ई हो गया, और किया गया कार्य कितना होगा, कार्य बराबर होता है बल गुणे बल की दिशा में विस्थापन। ठीक है, कार्य बराबर क्या होता है, बल गुणे बल की दिशा में विस्थापन। तो कार्य को हमने W से दिखा दिया वर्ग, और बल को F से दिखा दिया फोर्स है, और D से विस्थापन को दिखा दिया डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो W बराबर F इक्वल टू, आप देखिए क्या निकाले हैं, F इक्वल टू आप Q और E पहले से निकाल रहे हैं, है ना। तो इस F की जगह क्या F बराबर है QE के, तो QE नहीं रख सकते यहाँ पर, बिल्कुल रख सकते हैं। तो इस F की जगह आप रख दीजिए Q और E, तो यहाँ पे QE आ गया, और कितनी दूर चला है D, तो इस D को यहाँ रहने दीजिए, ये विस्थापन हो गया। अब एक बहुत बेहतरीन बात है यहाँ पे, देखिए आप खुद भी सोचेंगे तो अच्छा लगेगा कि जब कोई भी कण गति करेगा ना, तो उसमें स्थितिज ऊर्जा होगी कि गतिज ऊर्जा होगी। खुद सोचिए, जब गति करेगा कण तो उसमें गतिज ऊर्जा होगी। ठीक है, तो कण की गतिज ऊर्जा कितनी होती है, हाफ mv² होती है। किसी भी कण की गतिज ऊर्जा कितनी होती है, देखिए हाफ mv² होती है। कण की गतिज ऊर्जा हो जाएगी हाफ mv², और ये ऊर्जा के बराबर ही तो होगी जो ऊपर आप ऊर्जा निकाले हैं। तो विद्युत क्षेत्र द्वारा किया गया कार्य कितना है, QE और D इसी के इक्वल होगा ये, तो इन दोनों को आपस में बराबर कर दीजिए, तो हाफ mv² बराबर QE इंटू D आ जाएगा। ठीक, अब देखिए इस 2 का तिर्यक गुणा करेंगे तो 2 यहाँ चला जाएगा, और यम इसके नीचे आ जाएगा यहाँ पे, है ना, क्योंकि हर चला जाता है अंश में और अंश चला जाता है हर में जब दूसरे पक्ष में जाता है। तो ये 2 चला गया यहाँ पे, तो ये कितना आ जाएगा 2QED, QED था ही, 2 यहाँ से गया तो कितना बन गया 2QED, और ये m यहाँ से चला आया नीचे, तो यहाँ पे आगे देखिए m नीचे, इधर कौन बचा v²। ठीक है, तो v² इक्वल टू 2QED अपॉन m है। अब फिर इस वर्ग को इधर भेज दो तो ये करने में आ जाएगा, तो ये हो गया v इक्वल टू रूट 2QED अपॉन m, जो कि इन्होंने हमसे पूछ रखा था। देख लीजिए, यही इन्होंने प्रूफ करने को दिया था और ये प्रूफ हो गया। ठीक है, इसके प्रूफ करने के अन्य भी तरीके हैं, गति के समीकरण से भी इसे प्रूफ कर सकते हैं, लेकिन ये ज्यादा अच्छा था इसलिए मैंने इसी से आपको बताया। आप वैसे भी कर सकते हो। ठीक है, अन्य भी तरीके होते हैं एक ही सवाल को करने के। आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए अगला क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन अच्छा दे रखा है कि एक दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता 9 है, इसे समांतर किरणों के लिए समायोजित किया जाता है, तो नेत्रिका एवं अभिदृश्यक के बीच की दूरी 20 सेंटीमीटर होती है। दोनों लेंसों की फोकस दूरियां ज्ञात कीजिए। ठीक है, आप जानते हैं इस बात को बहुत अच्छे से कि जब दूरदर्शी होता है उसमें 2 लेंस होता है। एक लेंस क्या होता है, नेत्रिका लेंस जो आंख के पास होता है जिससे हम देखते हैं, और एक अभिदृश्यक लेंस होता है जो वस्तु के पास होता है। तो इसको भी देखिए सोल्यूशन किया गया है, यहाँ पे आप लोगों के लिए बहुत मेहनत किया गया है भाई। देखो यहाँ पे आप लोग, इसमें स्पष्ट आप लोग देख पा रहे होंगे कि मैंने लेंस को ऐसे ही बना दिया है रॉ तरीके से,
यहाँ पे दूरदर्शक का ऐसा नहीं है कि चित्र बनाया, ऐसे लेंसों को ले लिया है बस, ठीक है। तो ये अभिदृश्यक लेंस है, इससे ये वस्तु की तरफ रहेगा, और ये नेत्रिका लेंस है, ये आंख के पास रहता है। इन दोनों की फोकस दूरी होती है, नेत्रिका लेंस की फोकस दूरी को FE बोलते हैं। ई का मतलब आई मतलब नेत्र, ठीक है। और इसको बोलते हैं FO, अभिदृश्यक का मतलब होता है ऑब्जेक्टिव लेंस, इसको इंग्लिश में बोलते हैं, इसलिए यहाँ पे O आता है। तो इसकी फोकस दूरी FO है और नेत्रिका लेंस की फोकस दूरी FE है, और इसके बीच की दूरी जो होती है ना, ये FO और FE को जोड़ दिया जाए तो दोनों लेंसों के बीच की दूरी मिल जाती है। और इन दोनों लेंसों के बीच की दूरी 20 सेंटीमीटर सवाल में हमारे दे रखा है, ठीक है। देखिए यहाँ पे दिया होगा कि देखिए नेत्रिका लेंस और अभिदृश्यक लेंस के बीच की दूरी कितनी है, 20 सेंटीमीटर दे रखा है, ठीक। हमको क्या निकालना है, दोनों लेंसों की फोकस दूरियां निकालनी है। चलिए एक एक के निकालते हैं। देखिए दिया है, इसमें सवाल में दिया था कि आवर्धन क्षमता M जो है ना वो 9 है। इस आवर्धन क्षमता का कोई यूनिट नहीं होता है। यहाँ पे M इक्वल टू 9 दिया था तो हमने M इक्वल टू -9 ले लिया, और लेंस अब जो दूरदर्शक है उसका आवर्धन M बराबर होता है -FO/FE, मतलब अभिदृश्यक लेंस की फोकस दूरी बटे नेत्रिका लेंस की फोकस दूरी। M का मान देखिए कितना है, -9, तो यहाँ पर रख लीजिए -9 इक्वल टू -FO/FE आ जाएगा, ठीक है। आगे देखिए ये माइनस से माइनस कट जाएगा, इसका गुणा करिए, 1 का FO में गुणा करिए तो कितना आ जाएगा, इसके बटे 1 मैंने कर लिया ताकि तिरिया गुणा करें तो आप लोगों को देखने में आसानी रहे। तो इसके बटे 1 कर लिया, FO का 1 में गुणा किया तो कितना आएगा FO, और 9 का FE में गुणा किया तो कितना होगा 9FE, और इसको हमने मान लिया समीकरण 1, ठीक। आगे देखिए प्रश्नानुसार सवाल में दे रखा है कि इन दोनों के बीच की दूरी कितना दे रखा है, 20 सेंटीमीटर दे रखा है। अभी मैंने क्वेश्चन पढ़ के भी दिखाया था, ठीक है। तो FO प्लस FE इन दोनों को ऐड करें तो कितना आएगा 20 सेंटीमीटर, ये क्वेश्चन में ही दे रखा है। तो प्रश्नानुसार हमने लिख लिया कि FO प्लस FE इक्वल टू 20 सेंटीमीटर, ठीक है। अब क्या करना है, अब देखिए FO बराबर होता है 9FE, तो हमने लिखा है कि FO का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 यही है अपना, FO प्लस FE इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। तो FO की जगह क्या रख दें 9FE, तो यहाँ पे हम रख दिए 9FE, और ये अपना FE था ही, और इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। FE 9FE और FE जोड़िए, 9 और 1 10, तो ये बना 10FE बराबर 20। अब 10 को इधर भेजिए तो FE बराबर कितना हो जाएगा 20/10, तो 0 0 कट जाएगा, 2/1 कितना होता है 2 ही होता है, तो FE का मान आ गया 2, ठीक है। तो नेत्रिका लेंस की फोकस दूरी FE का मान कितना आ गया 2। एक लेंस का तो निकल गया, दूसरे पे आते हैं। अब देखिए, अब इसने हमने कह दिया कि FE का मान हमारे पास 2 मिल गया, हमने कह दिया कि भाई FE का मान समीकरण 1 में रख दीजिए। समीकरण 1 देखिए यहाँ पे दे रखा है, ऊपर देखिए यहाँ दे रखा है FO इक्वल टू 9FE आप निकाले थे, तो यहाँ पे FE का मान जो 2 आया है यहाँ पे रख दीजिए, तो 9 दूनी यहाँ पे 2 रख देंगे इसकी जगह, तो 9 दूना 18 हो जाएगा, तो FO का मान कितना हो जाएगा 18। देखिए वही आगे लिखा भी है, देखिए यहाँ पर क्लियर हो गया कि FE का मान, ठीक है, FO इक्वल टू कितना है 9FE, तो FO इक्वल टू 9 इंटू 2 हो गया, 9 गुणे 2, 2 कहाँ से आया भाई, FE का मान है 2, ठीक है। तो 9 दूनी कितना हो जाएगा 18, तो FO आ गया 18, यानी अभिदृश्यक लेंस की फोकस दूरी कितनी आ गई 18 सेंटीमीटर। दोनों का पूछा था, नेत्रिका का और अभिदृश्यक का। नेत्रिका लेंस की फोकस दूरी आ रही है 2 सेंटीमीटर और अभिदृश्यक लेंस की फोकस दूरी आ रही है 18 सेंटीमीटर, ठीक। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। देखिए भाइयों, अगला सवाल आपके सामने दे रखा है कि ओमीय तथा अनओमीय प्रतिरोध का तात्पर्य क्या है। यानी ओमी और अनओमीय प्रतिरोध, इसको हेडिंग करके लिखना है, और अनओमी परिपथ में वोल्टता और धारा के बीच ग्राफ खींचकर गत्यात्मक प्रतिरोध, इसको परिभाषित करना है, गत्यात्मक प्रतिरोध क्या होता है। तो चलिए इसके लिए भी एक बेहतरीन आंसर तैयार किया गया आप लोगों के लिए। देखिए प्रश्न में दिया था और प्रश्न के हिसाब से हेडिंग कर लिया मैंने कि ओमीय परिपथ क्या होता है, ठीक है। 1 मिनट, ओमीय परिपथ क्या होता है, देखिए यहाँ पे दिख रहा होगा आप लोगों को, इसमें लिखा है कि वे परिपथ जिनमें जिनमें ओम के नियम का पालन होता है
अर्थात जिनके सिरों पर आरोपित विभवांतर V तथा संगत धारा I का अनुपात नियत रहता है, ओमीय परिपथ कहलाते हैं। ठीक, वही जो ओम के नियम का पालन करें। ओमीय परिपथ में वोल्टता तथा धारा के मध्य ग्राफ एक सरल रेखा प्राप्त होती है। देखिए यहाँ पे ये y एक्सेस पे हमने विद्युत धारा दिखाई है, x एक्सेस पे विभवांतर है, और ये जो सरल रेखा प्राप्त हो रही है, देखिए यहाँ पे लिखा है ना, ग्राफ इनका कैसा मिलता है, सरल रेखा। तो V = IR है, मतलब I का मान, अगर R को देखोगे तो R रेजिस्टेंस है, तो I को इधर भेजोगे तो V/I होगा। V/I का मान नियत होता है ओमीय परिपथ के लिए। नियत का मतलब यह है कि जितना विभवांतर बढ़ेगा धारा का मान भी उतना ही बढ़ेगा, दोनों का चेंज एक समान होगा। कि अगर आप मान लीजिए इसमें 10 यूनिट का वृद्धि किए तो इसमें भी उतना ही वृद्धि होगा। ठीक है, विभवांतर में जितना बढ़ाएंगे विद्युत धारा भी उतनी ही बढ़ेगी, ये ओमीय परिपथ कहता है। लेकिन कई जगह ऐसा नहीं होता है, इस नियम का पालन नहीं होता है, तो उसे अनोमीय परिपथ कहते हैं। तो देखिए यहाँ पर नीचे उसका भी परिभाषा लिखा है कि अनोमीय क्या होता है भाई। तो बोला है कि ऐसे विद्युत परिपथ अथवा चालक जिनमें विभवांतर V तथा धारा I का संबंध रैखिक नहीं होता है, उसे ओम के नियम का पालन नहीं करते हैं, उन्हें अनोमीय परिपथ कहते हैं। ठीक है, तथा इसके प्रतिरोध को गत्यात्मक प्रतिरोध भी कहते हैं। देखिए गत्यात्मक प्रतिरोध की बात कही गई थी। ठीक है, तो गत्यात्मक प्रतिरोध होता क्या है, जब ये विभवांतर में परिवर्तन और विद्युत धारा में परिवर्तन दोनों का मान असमान हो, नियत न रहे, तो उसे हम क्या बोलेंगे, गत्यात्मक प्रतिरोध। ठीक है, यहाँ देखिए इसमें भी y एक्सेस पे हमने विद्युत धारा दिखा दी और x एक्सेस पे हमने विभवांतर दिखा दिया। तो गत्यात्मक प्रतिरोध यहाँ देखिए, जब ABC से यहाँ पे स्पष्ट किया गया है, किसी भी चालक के लिए जब वोल्टता इसमें डेल्टा V बढ़ाया गया है यहाँ से यहाँ तक, तो विद्युत धारा कितना बढ़ गया यहाँ से यहाँ तक। क्या जितना वोल्टता बढ़ाया गया उतना ही विद्युत धारा बढ़ा है? नहीं। क्यों? क्योंकि वोल्टता कम दी गई है और विद्युत धारा का मान ज्यादा बढ़ गया है। हालांकि ओमीय परिपथ में ये कहते हैं कि जितना इसको बढ़ाया जाएगा उतना ही विद्युत धारा भी बढ़ेगी। ठीक है, तो ये ओम के नियम का पालन नहीं करता है और इसी के अनुपात को हम लोग कहते हैं गत्यात्मक प्रतिरोध। तो गत्यात्मक प्रतिरोध बराबर होता है ΔV/ΔI। ठीक है, तो आज की वीडियो बहुत लंबी हो रही है, तो इतना ही रखते हैं। इसके आगे के जो इस प्रश्न पत्र का सलूशन है वो पार्ट 2 में इसके अपलोड किया जाएगा और बहुत जल्द अपलोड किया जाएगा। आपको ये मेहनत अच्छी लगी हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।